हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक तत्व किसे कहेंगे। इसमें लिखा व्याख्या किया गया है कि हम भारत के लोगों को सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय देंगे। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय भाग 4 में उल्लेखित है और राजनीतिक न्याय भाग 3 में उल्लेखित है। भाग 3 आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन भाग 4 के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाग 4 गैर न्यायोजित है और भाग 3 न्यायोजित है। ठीक है, यह आयरलैंड से लिया गया था। इसका संविधान का मतलब कि राज्य नीति निर्देशक तत्व एक संविधान का निर्देश है। ठीक है, यह 1935 के अधिनियम के उद्देश्य के समान है। हमारा संविधान 1935 के संविधान अधिनियम से बहुत ज़्यादा लिया गया है। तो ये भी कह सकते हैं 1935 के अधिनियम से यह भी नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण किया है समाजवादी के आधार पर। इसमें हो गया आपका आर्टिकल 32 का भाग 2। इसमें है कि आय की असमानता को कम करने का प्रयास। ठीक है, आर्टिकल 42 में कहा गया है कि कर्मचारी न्याय संगत व्यवहार एवं काम करें। कर्मचारियों मतलब कि जो काम करे उसके साथ न्याय संगत व्यवहार और काम उसका व्यवहार करें। फिर मनुचित दशा उसको प्रदान करें, काम करने की स्थिति प्रदान करें और प्रस्तुति सहायता प्रदान करें जहाँ कोई भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो। मतलब हो गया कामगारों की वो इतना पैसा कमा सके जिससे उसका अपना निर्वाह हो सके उसका जीवन का। ठीक है, फिर आर्टिकल 39 हो गया समान न्याय और एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना। मतलब समान न्याय देना और गरीबों को निःशुल्क सहायता प्रदान करना। ठीक है, फिर आर्टिकल 41 कहा गया कि काम शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। आर्टिकल 41 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 47 लिखे पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च अधिक वृद्धि करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। आर्टिकल 47 में लिखा गया है। ठीक है, गांधीवाद से प्रेरित विचार है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन एवं शक्ति प्रदान करना। ठीक है, आर्टिकल 47 है मतलब कि शराब को निषेध करना, बंद करना। आर्टिकल 48 में कहा गया कि दुधारू पशुओं का परीक्षण मतलब बलि देना बंद करना। वही होता है मतलब दुधारू जो देता है उसका सुरक्षा करे, उसे जानवर को बलि नहीं दे। ये आर्टिकल 48 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक के न्याय और एवं शोषण से सुरक्षा अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 46 में लिखा गया है। उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 के काम में लिखा गया। ठीक, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में लिखा गया है। एक समान सिविल सहायता। आर्टिकल 44 में लिखा गया है। एक समान मतलब कि सबके लिए एक कानून। ठीक है, सभी बालकों को 14 वर्ष होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष होने तक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 45 में लिखा गया है। इसके बाद है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि एवं पशुपालन करना। ये आर्टिकल 48 में लिखा गया है। फिर अब पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 48 का काम लिखा गया है। ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व का इमारत और संरक्षण। आर्टिकल 49 में लिखा गया। राज्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रयास करें। मतलब राज्य का तात्पर्य है भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रयास करे के आर्टिकल 51 में लिखा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है, अलग हो, इसका आर्टिकल 50 में लिखा है। ठीक है, गैर नियोजित एवं बनाए जाने के कारण। इससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पर आर्टिकल छूट गया था। आर्टिकल 39 बच्चों को स्वस्थ के विकासों के लिए काम करने के लिए। आर्टिकल 39 में लिखा गया है। आर्टिकल 43 का में लिखा गया श्रमिकों को
श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना, मतलब श्रमिकों का उसका सुरक्षा प्रदान करना आर्टिकल 43 का में लिखा गया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो भाग 4 है वो गैर नियोजित बनाने का क्या कारण है। तो उसका कारण है कि वो उस समय जो बना था DPSP, तो उसमें पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं था, तो ये गैर नियोजित रखने का एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण था व्यापक विविधता एवं में पिछड़ापन था। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सा विविधता, जनजाति, बहुत सा धर्म, बहुत सा थे, जिसके कारण कुछ ऐसे भाग 4 हैं सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय दे नहीं सकते थे राज्य, इसके कारण ये गैर नियोजित रखना पड़ा। फिर राज्यों पर अनावश्यक भार डालने से बचना, राज्य के पास इतना संपत्ति, इतना साधन प्राप्त नहीं था कि सभी को वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर, इसलिए सिर्फ भाग 3 में राजनीतिक के न्याय रखा गया और भाग 4 में सामाजिक के और आर्थिक न्याय रखा गया जो गैर नियोजित है। इसी कारण हम भाग 4 को गैर नियोजित रखे हैं। मतलब संविधान का आलोचना क्या है, तो इसमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है जो भाग 4 में जो मतलब कहा गया कि इसमें न्यायालय नहीं जा सकते, तो इसलिए आलोचना किया गया, इसमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है भाग 4 में। ठीक है, तरकहीन व्यवस्था, मतलब एक क्रमबद्ध अनुसार नहीं लिखा गया, सीक्वेंस में भाग 4 को नहीं लिखा गया, तो ये भी कर सकते हैं। रूढ़िवाद, इसमें बहुत सारी रूढ़िवादियाँ सम्मिलित है भाग 4 में। संवैधानिक टकराव, इसमें संवैधानिक टकराव हो जाते हैं। मौलिक आधार वर्सेस नीति सुनिश्चित, मतलब भाग 3 और भाग 4 का आपसी में टकराव हो जाता है। इसका सीक्वेंस से देखते हैं यहाँ पर। भाग 3 हो गया फंडामेंटल राइट और भाग 4 हो गया DPSP, मतलब नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे देखते हैं। जब सरकार भूमि सुधार अधिनियम लाए तो बहुत सारे लोग आर्टिकल 31 उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि उसमें किया गया है कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सरकार ने 1951 में संविधान संशोधन करके, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ के, जो 9वीं अनुसूची वो चीज़ है जिसमें जो ये 9वीं अनुसूची में चल जाता है उसको न्यायालय नहीं जा सकते उसके लिए। तो आर्टिकल 31 को 9 अनुसूची में जोड़ दिया गया, जिसके कारण जो लोग न्यायालय गए थे वो न्यायालय नहीं जा सके। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का हरुआ DPSP का जीत हुआ। ठीक है, फिर आगे दूसरा केस है चंपकामा दोराईराजन, जो मद्रास में एक लड़की थी। उन्हें बड़े कोई भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, जाति के आधार या धर्म के आधार पर पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। इसको आर्टिकल 29 का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट गया और कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में इस लड़की के दौरान फैसला सुनाया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाद में 15/4 में कुछ सीट रिजर्व कर दी और कहा कि भविष्य में इसके कुछ सीटों पर यह सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 29 का उपयोग करके कुछ जो सीट रिजर्व थे उसी पर केस आधार करके उस पर एडमिशन जो ये मद्रास की लड़की थी एडमिशन ले ली थी, लेकिन भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। तो 15/4 में कुछ सीट रिजर्व करने का प्रावधान है। ठीक है, फिर तीसरा है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, यह 1967 में हुआ। इसमें क्या फैसला हुआ था केस से कि भाग 3 में 7 चेंज नहीं होगा। भाग 3 मतलब कि सुप्रीम ने कहा कि भाग 3 चेंज नहीं होगा, भले भाग 4 लागू हो लेकिन भाग 3 चेंज नहीं होगा। उसी में आया इंदिरा गांधी शासन में। ठीक है, उसी में 24वां एवं 25वां संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी के समय था 1971 में। ठीक है, में फैसला हुआ कि भाग 4 जो 39 का ख लागू करने के लिए आर्टिकल 31 चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं किसने, संविधान जो 24वां और 25वां हुआ उसमें ये कानून बना। ठीक है,
फिर 1973 में केशवानंद भारती के से ही में कहा गया कि सब अगर संसद चाह सकती है तो संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बीच एक लाइन खींच दी, क्या मूल संरचना, संविधान का मूल संरचना प्रभावित न होकर वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसमें केशवानंद भारती केस 1973 में यह निर्णय निकला। फिर वाला 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 1976 में किया गया। तो इसमें कहा गया है कि कहा गया है कि 368 के आधार पर संसद संविधान संशोधन कर सकती है और न्यायालय इसका रिव्यू नहीं कर सकता है। ये 342वां संविधान संशोधन में कहा गया है। ठीक है, 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। ठीक, फिर आ जाता है मिनिमा मिल्स केस 1980 में। इसी में कहा गया है कि भाग 3 भाग 4 एक के वाहन के 2 पहिए हैं जो दोनों की ज़रूरत पड़ती है वाहन चलने में। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू समझाया गया है कि मिनिमा मिल्स केस से 1980 में कि एक वाहन के 2 पहिए हैं, भाग 3 और भाग 4 ये दोनों को ज़रूरत पड़ती है। भाग 3 व्यक्तिगत आधार है और भाग 4 सामाजिक, भाग 3 व्यक्तिगत अधिकार है और भाग 4 सामाजिक अधिकार है। तो हमें कल्याण के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ गया, पर अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।